देवांश एजुकेशन हब बाय देवांश डोभाल आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। और अभी हम चर्चा करते हैं मनोविज्ञान के विशेष टॉपिक का इंटेलिजेंसी, बुद्धि के बारे में। तो बुद्धि क्या होती है आज अपन पढ़ेंगे। इंटेलिजेंसी बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1885 में हुआ था। पहले प्रयोग 1885 में इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। और 1890 में कैटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट ऑफ मेजरमेंट, मानसिक परीक्षण व मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। और 1890 में ही सर्वप्रथम कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। तो देखिए सबसे पहले जो बुद्धि शब्द हैं इसका प्रयोग 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने। ये इंग्लैंड के निवासी थे, उनका नाम था फ्रांसिस गाल्टन। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने, सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। अब इसके 5 वर्ष के अंतराल में, यानी कि 1885 में तो इसका प्रयोग हुआ, और इसके 5 वर्ष के अंतराल यानी कि 1890 में एक मनोविज्ञान हुआ था कैटल। इस कैटल नामक मनोवैज्ञानिक ने एक पुस्तक प्रकाशित की, और उस पुस्तक का नाम था मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। उस पुस्तक का नाम था 1800 जो कि 90 में प्रकाशित हुई थी, प्रकाशित की थी। उस पुस्तक का नाम था मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, यानी कि मानसिक परीक्षण व मापन। ये मानसिक परीक्षण व मापन नामक जो पुस्तक थी वह कैटल ने प्रकाशित की थी। कैटल मनोवैज्ञानिक ने पुस्तक प्रकाशित की, मानसिक परीक्षण व मापन। और इसी ही पुस्तक के अंतर्गत सबसे पहले कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि 1890 में ही मानसिक परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग, मानसिक परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 1890 में। वो भी किसने किया था? कैटल ने किया था। तो दोस्तों अपने पास 2 प्रकार के क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो हुआ अपने 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग को किया था फ्रांसिस गाल्टन ने, और इसके 5 वर्ष के अंतराल में यानी कि 1890 में मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग हुआ था, जो किया था कैटल ने। अब हम चर्चा करते हैं बुद्धि के बारे में कि बुद्धि क्या होती है। तो प्राचीन काल में बुद्धि रटने का परिचायक मानी जाती थी। दोस्तों प्राचीन काल जो था उसमें बुद्धि को रटना कहा जाता था, लेकिन आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है वर्तमान समय के, वो ये मानते हैं कि बुद्धि आधुनिक समय में रटना बुद्धि नहीं होती है। वो रटने को बुद्धि नहीं मानते, यानी कि प्राचीन काल में बुद्धि रटने का परिचायक मानी जाती थी, लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों इस मत से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अब एक मनोवैज्ञानिक हुआ था बेलार्ड ये कहता है कि एक अध्यापक, बेलार्ड मानता है इस चीज़ को
बैलार्ड ये मानता है कि एक अध्यापक कक्षा में जाकर के स्टूडेंट की खोपड़ी में बुद्धि का कर रहा है विकास, खोपड़ी में बुद्धि का करता है विकास, और मनोवैज्ञानिक बुद्धि को क्या करता है, मापन। अपने पास दो चीज़ सामने आ गई, एक तो अपने पास अध्यापक है, एक तो अपने पास क्या है, अध्यापक। एक अपने पास मनोवैज्ञानिक। अब अध्यापक तो बुद्धि का कर रहा है विकास और मनोवैज्ञानिक बुद्धि का कर रहा है मापन। और इस बात को कहने वाले हैं बैलार्ड। बिल्कुल आराम से समझिएगा कि बैलार्ड ये कहता है कि कक्षा में अध्यापक गया और जाकर के अध्यापक ने बुद्धि का विकास चालू कर दिया, मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि का मापन चालू कर दिया, लेकिन मालूम दोनों में से किसी को नहीं है बुद्धि क्या होती है। अब बैलार्ड की इस चुनौती को स्वीकार किया था फ्रीमैन ने। एक मनोवैज्ञानिक था फ्रीमैन। फ्रीमैन ये कहता है कि भाई बुद्धि एक योग्यता होती है। फ्रीमैन ये कहता है कि बुद्धि जो होती है वो एबिलिटी होती है, बुद्धि एक योग्यता होती है। तो फ्रीमैन ने बुद्धि को सबसे पहले क्या बताया था, योग्यता बताया था। अब योग्यता भी कौन कौन सी योग्यता होती है, तो फ्रीमैन ने कहा था कि 3 प्रकार की योग्यता होती है। एक तो सीखने की योग्यता, एक समायोजन की योग्यता, एक चिंतन करने की योग्यता। अगर ये जिसमें है वही बुद्धि होती है। तो फ्रीमैन इस बात को कहता है कि सीखने की योग्यता बुद्धि होती है, बकिंघम की परिभाषा भी है ये, और समायोजन करने की योग्यता होती है और चिंतन करने की योग्यता होती है, वही बुद्धि होती है। तो अपन को 3 शब्द याद करने हैं। एक तो करना है फ्रीमैन, सबसे पहले ये मनोवैज्ञानिक है और उसने बुद्धि को बताया था योग्यता, बिल्कुल क्लियर है। योग्यता के बाद में सब कौन कौन सी योग्यता होती है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले होती है सीखने की योग्यता, क्लियर। दूसरी होती है समायोजन और तीसरी होती है चिंतन। 3 प्रकार की योग्यता जिसमें पाई जाती है वही बुद्धिमान होता है और वही बुद्धि कहते हैं, उसे ही बुद्धि कहते हैं। और एक मनोवैज्ञानिक था टर्मन, वो ये कहता है कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने समझने की जिसमें योग्यता है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता जिसमें, वही बुद्धि होती है, ये टर्मन ने कहा था। और एक मनोवैज्ञानिक था रोस कहता है कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि होती है। नवीन परिस्थितियों के बारे में बात करता है रोस। और मनोवैज्ञानिक वो कहता है कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता होती है। नमनीयता, मस्तिष्क की नमनीयता। एक महासज्जन थे, उनका नाम था मन, और ये श्रीमान जैसे कहते हैं कि मस्तिष्क में नमनीयता जो होती है वही बुद्धि होती है। और बर्ट नामक मनोवैज्ञानिक था, वो ये कहते हैं कि बुद्धि उचित प्रकार से सोचते हुए और सोचने पर निर्णय करने की जो तार्किक लॉजिकल शक्ति होती है वो बर्ट कहते हैं। ये हुई बुद्धि की सामान्य परिभाषाएं, के प्रकार। तो दोस्तों, सबसे पहले बुद्धि का विभाजन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे गैरेट। सबसे पहले बुद्धि का विभाजन किया था गैरेट ने। गैरेट ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया था, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि में सर्वाधिक शारीरिक क्रिया होती है, अमूर्त बुद्धि में सर्वाधिक मानसिक क्रिया होती है। ध्यान देना, मूर्त बुद्धि में सर्वाधिक शारीरिक क्रिया होगी, कॉन्सेंट्रेट इंटेलिजेंसी। इस बुद्धि में हथियार, औजार, मशीन, उपकरण, यंत्रों के साथ में व्यवहार करने की योग्यता होती है। क्लियर याद कर लो, यंत्रों, हथियारों, औजारों, मशीनों, उपकरणों के साथ में व्यवहार करने की योग्यता जिसमें है वह मूर्त बुद्धि कहलाती है। और मूर्त बुद्धि वाले बालक आगे चलकर के कुशल कारीगर बनता है और इंजीनियर बनता है और मिस्त्री बनते हैं, क्योंकि इसमें सर्वाधिक शारीरिक क्रिया होती है।
ठीक है। और अगली होती है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में सर्वाधिक मानसिक क्रिया होती है। अंकों, शब्दों, प्रतीकों, चिन्हों, उपकरणों, सूचनाओं के साथ में व्यवहार करने की योग्यता इसमें पाई जाती है, वह अमूर्त बुद्धि कहलाती है। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इस बुद्धि का संबंध पुस्तक से होता है, बुक्स से रिलेटेड होती है बुद्धि है। और इस बुद्धि वाले बालक आगे चल करके वकील बनता है, डॉक्टर बनता है, चित्रकार बनते हैं और टीचर बनते हैं। टीचर जो बनता है, टीचर में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि ये पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होती है। आगे नेक्स्ट बुद्धि होती है लास्ट वाली, सामाजिक बुद्धि। तो समाज के लोगों के साथ में व्यवहार करने की योग्यता सामाजिक बुद्धि कहलाती है। इसमें बालक आगे चल करके मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता बनता है। क्लियर। बुद्धि के 3 भेद विभाजित किए थे। मनोवैज्ञानिक था गेरट। ध्यान रखना, पहली होती है मूर्त बुद्धि, दूसरी होती है अमूर्त बुद्धि और तीसरी होती है सोशल यानी कि सामाजिक बुद्धि। ये बुद्धि के 3 भेद विभाजित किए थे गेरट नामक मनोवैज्ञानिक ने। अब थार्नडाइक ने इसमें थोड़ा सा संशोधन किया था। थार्नडाइक ने जो मूर्त बुद्धि होती है, थार्नडाइक के अनुसार जो मूर्त बुद्धि होती है, इसमें सर्वाधिक मशीनों, उपकरणों का यूज किया जाता है। तो इसमें सभी कार्य यंत्रवत होते हैं, इसलिए मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा है किसने? थार्नडाइक ने। इसलिए यांत्रिक बुद्धि कहा है थार्नडाइक ने। अब थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 भेद होते हैं, तो बुद्धि के थार्नडाइक ने 3 भेद विभाजित किए, तो बस एक चेंज करना है, सिर्फ इस मूर्त के स्थान पर उन्होंने यांत्रिक शब्द जोड़ा था। बाकी देखो, पहला उसने मूर्त मान लिया, दूसरा अमूर्त हो जाएगा, तीसरा सामाजिक हो जाएगा। ये तीनों को तीनों मानने वाले कौन है? थार्नडाइक। थार्नडाइक इस बात को मानता है कि यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक 3 प्रकार की बुद्धि होती है। आगे आते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बिने ने। इसका नाम था एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, इसको यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। और ये दिया था, ये निवासी थे, कारक सिद्धांत देने वाले फ्रांस के निवासी थे। ये कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक फ्रांस के थे और इसको यूनिफैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी अल्बर्ट बिने ने दिया था, फ्रांस के निवासी थे और ये फ्रांस के निवासी थे। ये मानते हैं कि बुद्धि एक समान कारकों से मिलकर बनी है। ये मानते हैं कि बुद्धि जो होती है, उस बुद्धि में एक समान कारक पाए जाते हैं, एक समान कारक पाए जाते हैं। इस बात को मानते हैं फ्रांस के अल्बर्ट बिने। और अल्बर्ट बिने इस सिद्धांत में ये भी कहना चाहते हैं कि सभी मनुष्यों में एक तत्व पाया जाता है, सभी मनुष्यों की खोपड़ी में, सभी मनुष्यों की बुद्धि में एक समान कारक पाया जाता है, एक समान कारकों से मिलकर के बुद्धि बनती है। और इस सिद्धांत का समर्थन देने वाले मनोवैज्ञानिक थे जॉनसन, स्टर्न, टर्मन और थियोडोर। अब इस सिद्धांत को एक सत्तात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों? कि जब एक स्पष्ट दल की सरकार होती है तो सत्तात्मक पक्ष जिसका होता है उसको सत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं। सत्तात्मक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी कहते हैं, इसलिए सिद्धांत को सत्तात्मक सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही तत्व होता है, एक ही इसमें राजनीतिक दल होता है, किसी और प्रकार के तत्व का समावेशन नहीं किया जाता है। और इस सिद्धांत को जॉनसन ने निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा है। अल्बर्ट बिने के एक कारक सिद्धांत को जॉनसन ने निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा है। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि जब परिवार में किसी के एक बच्चा होता है, एक लड़का होता है या एक बच्चा होता है, उस बच्चे पे किसी प्रकार अंकुश नहीं लगाता, इतना प्यार मोहब्बत की जाती है उस बच्चे को कि परिवार में कोई भी उसको डांटता नहीं है, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाता है, उसको निरंकुश रखा जाता है। इसलिए एक कारक सिद्धांत को भी निरंकुशवादी सिद्धांत कहा है। अब इसी क्रम में आता है ये जो एक कारक सिद्धांत था, इसके बाद में आता है द्विकारक सिद्धांत, जो चार्ल्स स्पिरिमैन ने दिया था, जो कि ब्रिटेन के निवासी थे। वो ये कहते हैं कि अल्बर्ट बिने से उन्होंने कहा कि भाई एक कारक सिद्धांत जो दिया था बिने ने, तो बिने से पूछा
कि भाई ये कोई आदमी है, ठीक है, ये दो आदमी अपने पास में हैं, और अल्बर्ट भी ने मानते हैं कि दोनों आदमियों की खोपड़ी में एक समान बुद्धि पाई जाती है, यानी कि एक ही कारक से मिलकर बुद्धि बनी होती। लेकिन स्पीयरमैन ने इसको चैलेंज किया और स्पीयरमैन ये कहते हैं कि भाई मेरे पास में दो आदमी हैं, एक आदमी जो है वो प्लेन का पायलट है और एक आदमी जो है गिटार बजाता है, एक आदमी जो है गिटार बजाता है। यानी कि स्पीयरमैन ये कहते हैं कि भाई मेरे पास में दो आदमी हैं, एक आदमी ये वाला, एक आदमी ये वाला। ये वाला जो आदमी है वो प्लेन का पायलट है, प्लेन चलाता है, और ये वाला आदमी म्यूजिक में गिटार बजाता है। इसमें प्लेन चलाने की योग्यता है तो यह भी बुद्धिमान है, इसमें गिटार में संगीत की योग्यता है तो यह भी बुद्धिमान है। जब अल्बर्ट बी ने ये कहते हैं कि सभी मनुष्यों की बुद्धि में एक ही कारक पाया जाता है, तो आप ये बताइए मुझे, यदि इस प्लेन चलाने वाले इस व्यक्ति को मैंने गिटार के पास में बिठा दिया और इस गिटार वाले व्यक्ति को मैंने प्लेन में बिठा दिया, तो क्या गिटार वाला प्लेन उड़ा सकता है या प्लेन वाला गिटार बजा सकता है? यदि एक ही कारक से मिलकर बुद्धि बनी होती तो जो आदमी प्लेन उड़ाने में योग्य था या उसमें योग्यता थी वो गिटार बजा सकता है, जो गिटार बजाने में योग्यता थी वो प्लेन उड़ा सकता है। तो अल्बर्ट बीने का वो सिद्धांत खंडित हो गया, वो सिद्धांत बिल्कुल खंडित हो गया। फिर स्पीयरमैन ने सिद्धांत दिया द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन ये मानते हैं कि बुद्धि में दो कारक होते हैं, पहला होता है सामान्य कारक, दूसरा होता है विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को बोलते हैं जी फैक्टर, सामान्य कारक को बोलते हैं जी फैक्टर। और ये जो जी फैक्टर होता है ना, ये जन्मजात होता है, ध्यान दीजिएगा। जी फैक्टर जो होता है वो जन्मजात होता है और एक व्यक्ति में इसकी संख्या निश्चित होती है और इसे अधिगम और प्रशिक्षण से बदला नहीं जाता, ये अनचेंजेबल होता है। जीवन में सफलता के लिए या असफलता के लिए जिम्मेदार होता है जी फैक्टर। ध्यान रखना इस चीज़ का कि सामान्य कारक जन्मजात होते हैं, एक व्यक्ति में इसकी संख्या निश्चित पाई जाती है, प्रशिक्षण से इसे बदला नहीं जा सकता और जीवन में सफलता असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। जबकि एस फैक्टर जो होता है, तो विशिष्ट कारक जो होता है, विशिष्ट कारक जो होता है वो बाह्य वातावरण से प्राप्त होता है। एक व्यक्ति में कई विशिष्ट कारक हो सकते हैं, अधिगम एवं प्रशिक्षण से इसे बदला जा सकता है और विशेष क्षेत्र में सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए कि जीवन में सफलता असफलता के लिए जिम्मेदार होता है जी फैक्टर, जबकि विशेष क्षेत्र में सफलता असफलता के लिए जिम्मेदार होता है एस फैक्टर। इसको विशिष्ट कारक कहते हैं। इन्होंने एक मॉडल से इसको समझाया है। स्पीयरमैन ये मानते हैं कि सामान्य कारक के संपर्क में जितना विशिष्ट कारक संपर्क में आता है, व्यक्ति उसी क्षेत्र में आगे प्रगति करता है। बाद में स्पीयरमैन ने एक और समूह कारक जोड़ दिया और सिद्धांत कहलाता त्रिकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन ने दो प्रकार सिद्धांत दिए, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत में उन्होंने तीन तत्वों का उल्लेख किया है। पहला होता है सामान्य तत्व जी फैक्टर, दूसरा होता है एस फैक्टर, पहला जी फैक्टर, दूसरा एस फैक्टर, तीसरा समूह तत्व। ये भी स्पीयरमैन का था। ध्यान दीजिए, स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत भी दिया था। इसमें तीन कारक होते हैं, उसमें पहला तत्व होता है जी फैक्टर, दूसरा होता है एस फैक्टर और तीसरा होता है समूह कारक। ये भी स्पीयरमैन का था। आगे इसी क्रम में सिद्धांत आता है समूह तत्व या समूह कारक सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत, जो कि थर्स्टन का था, जो कि थर्स्टन का था। समूह तत्व सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत जो दिया था वो थर्स्टन ने दिया था और जो थर्स्टन थे वो अमेरिका के थे। देखिए आगे है समूह कारक सिद्धांत, और ये समूह कारक सिद्धांत नेक्स्ट है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक ये कहाँ के थे? अमेरिका के।
देने वाले मनोविज्ञान थे थर्स्टन। समूह कार्य सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। वो थर्स्टन ने स्पीयरमैन के एस फैक्टर की आलोचना की है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, थर्स्टन ने स्पीयरमैन के सामान्य कारक की आलोचना की है, विशिष्ट कारक की आलोचना की है और सामान्य कारक का समर्थन किया है। थर्स्टन ने जी फैक्टर को प्राथमिक योग्यताओं का समूह बताया है। थर्स्टन ने जी फैक्टर यानी कि सामान्य कारक को प्राथमिक योग्यताओं का समूह बताया है। प्राथमिक योग्यताओं जन्मजात और सामान्य होती हैं। थर्स्टन ने इस समूह तत्व समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत 7 प्रकार की योग्यता बताई है। पहली होती है शाब्दिक भेद योग्यता, दूसरी होती है शब्द प्रवाह योग्यता, तीसरी होती है संख्यात्मक, चौथी होती है प्रत्यक्षात्मक योग्यता, पांचवी होती है स्थानगत योग्यता, छठी होती है तार्किक लॉजिकल योग्यता और सातवीं होती है स्मरण योग्यता। दोस्तों एक क्वेश्चन और है इसमें बीच में ही, समस्याएं जो होती है ना उनका जन्म चिंतन का, समस्याओं से चिंतन का जन्म होता है। जब आदमी के सामने प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो वहाँ पर चिंतन का जन्म होता है, चिंतन क्रिएट होता है। तो थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में बुद्धि में 13 खंड बताए हैं। थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में बुद्धि में 13 खंड बताए। इस सिद्धांत को बहुखंड सिद्धांत भी कहते हैं। देखो, समूह तत्व सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत, तीनों एक ही सिद्धांत के नाम हैं। और वो सिद्धांत किसका है? थर्स्टन का सिद्धांत है। थर्स्टन ने इस सिद्धांत के अंतर्गत 7 प्रकार की योग्यताओं का इसमें उल्लेख किया है। और थर्स्टन ने इस सिद्धांत में 7 प्रकार की योग्यताओं का उल्लेख किया है और 13 इसके इसने खंड बताए हैं, इसलिए इसको बहुखंड सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत है थर्स्टन का। क्लियर? आगे इसी क्रम में आता है बहुकारक सिद्धांत। जो बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का था, ये अमेरिका के थे। थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के जी फैक्टर की आलोचना की है। थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के एस फैक्टर को विशिष्ट योग्यताओं को समूह बताया है। थॉर्नडाइक का मानना है कि बुद्धि एक अर्जित योग्यता होती है। बिल्कुल, थॉर्नडाइक मांगते हैं कि बुद्धि एक अर्जित योग्यता होती है, जन्मजात योग्यता नहीं होती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि में 6 प्रकार की योग्यता का उल्लेख किया है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि में 6 प्रकार की योग्यताओं का उल्लेख किया है। पहली होती शब्द प्रवाह योग्यता, दूसरी अंक योग्यता, तीसरी दिशा योग्यता, चौथी तर्क योग्यता, पांचवी स्मरण योग्यता, छठी भाषण योग्यता। ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने 6 प्रकार की योग्यताओं का उल्लेख किया है बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के रेत के टीले से करते हुए स्तर, थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत की जो तुलना की है ना, वो बालू से की है, बालू के रेत के टीले से की है। और टीले से तुलना करते हुए स्तर की और चौड़ाई की और क्षेत्रफल की बात की है। क्षेत्रफल की इसमें चर्चा की है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार कर यदि कोई व्यक्ति टीचर की तैयारी करता है तो वह कठिनता का स्तर कम होता है। टीचर उस कम कठिनाई स्तर को तेज गति से कम समय में तैयारी करके सफलता प्राप्त कर सकता है। जबकि आदमी यदि सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो वह कठिनाई का स्तर बहुत अधिक होता है, लेकिन अधिक समय में धीमी गति से अधिक क्षेत्रफल का अध्ययन करके सफलता प्राप्त कर सकता है। अर्थात सरल विषय वस्तु को आसानी से प्राप्त कर सकता है, जबकि कठिन को कठिनता से धीरे धीरे प्राप्त किया जाए। तो कुछ सरल वस्तु को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि कठिन वस्तु को कठिनता से धीरे धीरे प्राप्त किया जा सकता है। आगे आता है गिलफोर्ड का त्रिआयाम सिद्धांत, जो कि दिया था गिलफोर्ड साहब ने दिया था। गिलफोर्ड का त्रिआयाम सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयाम सिद्धांत। सबसे पहले बुद्धि का संरचना मॉडल भी गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया था, और वो किया था 1967 में। दोस्तों, बुद्धि का संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था 1967 में। ये 1967 में हुआ था। उसका नाम था गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने संरचना मॉडल, बुद्धि का संरचना
मॉडल प्रस्तुत किया सबसे पहले। और उस संरचना मॉडल में गिलफोर्ड ने 3 आयाम बताए थे। संरचना मॉडल में गिलफोर्ड ने 3 आयाम बताए थे। आयाम जो थे वो 3 प्रकार के थे। पहला होता है विषय वस्तु, सेकंड होती है संक्रिया, और थर्ड होता है उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, और इसको सीओपी थ्योरी भी कहा जाता है। अब जो विषय वस्तु होती है, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है या जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहता है। यानी कि समस्या समाधान के लिए व्यक्ति को जिस संसाधन की आवश्यकता होती है, जिससे मानसिक सामग्री की आवश्यकता होती है, उसे विषय वस्तु कहा जाता है, उसे कंटेंट कहा जाता है। संक्रिया होती है समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे मनोविज्ञान की भाषा में संक्रिया कहते हैं। मानसिक प्रक्रिया संक्रिया कहलाती है। उत्पाद जो होता है समस्या समाधान के लिए सूचना जिस रूप में प्राप्त होती है उसे उत्पाद कहा जाता है। तो गिलफोर्ड मानता है कि बुद्धि सीओपी में विषय वस्तु के 4 आयाम बताएं। अब बुद्धि, इसको गिलफोर्ड की संरचना मॉडल को सीओपी थ्योरी भी कहा जाता है। अब उसमें से जो विषय वस्तु होती है, पहला होता है विषय वस्तु। इस विषय वस्तु आयाम में गिलफोर्ड ने 4 प्रकार के आयाम बताए। सीओपी थ्योरी के विषय वस्तु आयाम में 4 भाग होते हैं। यानी कि ये विषय वस्तु जो होता है, सीओपी थ्योरी का विषय वस्तु वाला जो पहला आयाम होता है, उस पहले आयाम के 4 भाग बताए। पहला आकृत्यात्मक, दूसरा प्रतीकात्मक, चौथा तीसरा शाब्दिक और पांचवा व्यवहारिक। 4 प्रकार के ये भाग होते हैं विषय वस्तु आयाम के। 1967 में ही संक्रिया आयाम में 5 भाग बताए। पहला होता है संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। 1967 में गिलफोर्ड ने संक्रिया आयाम में 5 भाग बताए। संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। अब संज्ञान क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले ज्ञान वातावरण में आता है। वातावरण में आने के बाद में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मनुष्य की खोपड़ी के चेतन भाग में जाता है। चेतन भाग में जाने के बाद में कर्मेंद्रियों के माध्यम से होता हुआ मनुष्य के चेतन भाग में पहुंचा। वहाँ पर पुराने नए ज्ञान में क्रिया होती है, और पुराने नए ज्ञान में जो क्रिया होती है उसको मनोविज्ञान की भाषा में संक्रिया कहा जाता है। और उस संक्रिया के परिणाम स्वरूप जो ज्ञान का निर्माण होता है उसको संज्ञान कहते हैं। अपसारी चिंतन, ऐसा चिंतन जो जटिल होता है, कठिन होता है, नया होता है, अपसारी चिंतन होता है। इसे डाइवर्जेशन या विकेंद्रीकृत भी कहा जाता है। एक सृजनशील बालक का चिंतन अपसारी चिंतन होता है। इसमें उत्तर की खोज करने के लिए चिंतन किया जाता है। इसमें उत्तर निबंधात्मक होते हैं। बुद्धि परीक्षणों की क्या उपयोगिता है, पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले हानियाँ बताइए। सीधी सी भाषा में अपन ये कह सकते हैं, जो ये अपसारी चिंतन होता है, अपसारी जो चिंतन होता है, उस अपसारी चिंतन जो होता है वो सृजनशील बालकों के लिए होता है। वो सृजनशील बालक हमेशा नया करने की सोचते हैं। जब ये नया करने की सोचेंगे तो अपसारी चिंतन के अंतर्गत निबंधात्मक प्रश्न पत्र आते हैं, निबंधात्मक प्रश्नोत्तरों का जिक्र किया जाता है। जबकि जो अभिसारी चिंतन होता है, अभिसारी चिंतन जो होता है वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है। और इस प्रकार के चिंतन में जो प्रश्न होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न होते हैं या रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं। 1967 की संरचना मॉडल में विषय वस्तु आयाम में 6 प्रकार की इकाइयों का जिक्र किया था गिलफोर्ड महोदय ने। पहली होती है इकाई, दूसरा होता है वर्ग, तीसरा होता है संबंध, चौथा होता है पद्धति, पांचवा स्थानांतरण, छठा अनुप्रयोग। 1967 का मॉडल, इसको सीओपी थ्योरी कहते हैं। तो आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं। देखो सीओपी था वो, ठीक है। सीओपी थ्योरी में 3 भाग थे, 3 आयाम के, प्रत्येक में 4-4 भाग थे। एक में 4 भाग था, विषय वस्तु में 4 भाग, संक्रिया के 5 भाग थे, उत्पाद के 6 भाग थे। ऐसे करके इसमें 120 वर्ग बनते हैं।
तो सीओपी थ्योरी में टोटल वर्ग 120 हो गए। लेकिन 1977 में गिलफोर्ड ने अपने संरचना मॉडल में विषय वस्तु आयाम के आकृत्यात्मक भाग को हटा करके दृश्य श्रव्य सामग्री को इसमें जोड़ दिया, तो वहाँ पर टोटल वर्ग 150 हो गए। फिर 1980 में गिलफोर्ड ने अपने मॉडल के विषय वस्तु आयाम में आकृत्यात्मक भाग को भी पुनः जोड़ दिया। इस प्रकार विषय वस्तु आयाम में कुल 6 भाग हो गए और 1980 का संरचना मॉडल जो था उसमें 180 वर्ग थे। देखिए, जो 1980 में ऑथेंटिक संरचना मॉडल जो बना था 1980 में, उसमें 180 वर्ग थे। अब आती है, गिलफोर्ड ने अपने संरचना मॉडल में संशोधन के दौरान विषय वस्तु आयाम में परिवर्तन किए। अधिकतर मनोवैज्ञानिक 1980 के संरचना मॉडल को सहमत नहीं है, इसलिए आज भी 150 खंडे के मॉडलों को अधिक मान्यता दी जाती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गिलफोर्ड के सीओपी थ्योरी में कितने खंड थे, तो वहाँ पर अपन को 150 ही वर्ग करके आना है, क्योंकि इसको सर्वाधिक मान्यता है, जबकि 180 वाले के मान्यता के खिलाफ कई मनोवैज्ञानिक सामने आ गए थे। कई मनोवैज्ञानिक इसके खिलाफ थे कि 180 वर्ग नहीं हो सकते, 150 वर्ग में काफ़ी मनोवैज्ञानिकों अपनी सहमति प्रदान की है। इसलिए अगर बात करें गिलफोर्ड के त्रिआयाम सिद्धांत के संरचना मॉडल के कुल वर्गों की संख्या, तो वहाँ पर अपन को 150 वर्ग ही करके आने हैं। अब हम बात करते हैं सीओपी थ्योरी के इस सिद्धांत के उपनाम कौन कौन से हैं। देखो, इस सिद्धांत को संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं, इसको बुद्धि का मॉडल सिद्धांत भी कहते हैं, इसको बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत भी कहते हैं, इसको प्रज्ञा संरचना सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि प्रज्ञा में बुद्धि होती है। इसको त्रिविमीय सिद्धांत कहते हैं, इसमें 3 आयाम थे विषय वस्तु संक्रिया। इसको त्रिडोमिनियन भी कहते हैं, इसको प्रतिमान सिद्धांत भी कहते हैं, इसको सीओपी थ्योरी भी कहते हैं, इसको विषय वस्तु संक्रिय सिद्धांत भी कहते हैं। तीनों को जिक्र किया गया है। इसको संक्रिय उत्पाद सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे कल। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं सभी को, हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अपने निकट भविष्य में अपना मंजिल तय करेंगे और अपनी योग्यता के अनुसार अपनी भविष्य को सुनहरा